बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आई एम मिसेस अनिल इमरान एंड यू आर वाचिंग यूवी एजुकेशनल सेंटर। आज हम क्वेश्चन करेंगे टू द लाइट हाउस से। टू द लाइट हाउस के बारे में हमारे बहुत से फ्रेंड चाहते हैं कि इस लेसन को बनाया जाए, इस लेसन पर काम किया जाए, तो आज हम इसको स्टार्ट लेते हैं। और हम जानते हैं कि ये वर्जीनिया वुल्फ का लिखा हुआ एक नावल है। वर्जीनिया वुल्फ ने इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की थ्योरी को यूज़ किया है और इस थ्योरी को यूज़ करने के बाद इन्होंने इस नावल को 20th सेंचुरी का बेहतरीन नावल शुमार करवाया है। और सेगमेंट फ्रूड की थ्योरी को यूज़ किया है। सेगमेंट फ्रूड ने ही थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसको वर्जीनिया वुल्फ ने अपने इस नावल में यूज़ किया है। इस नावल में उन्होंने कुछ किरदार इंट्रोड्यूस करवाए हैं और इसके साथ इस नावल को 3 पार्ट्स में लिखा है। इसका पहला पार्ट द विंडो, दूसरा टाइम पासिस और तीसरा टू द लाइट हाउस है। तीसरे की बुनियाद पर ही इसका नाम रखा गया है। आज हम इसके कुछ फैक्ट्स देखते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जो इस नावल से रिलेटेड हैं और इस नावल में हमारे काम आ सकती हैं। इसके साथ साथ हम नावल के क्वेश्चंस भी करेंगे और इसके करैक्टर्स भी करेंगे, इसके थीम, इसके सिंबलिज्म पे भी काम करेंगे। टू द लाइट हाउस 1927 इज़ द वाइडली कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं सदी का बेहतरीन काम है। 1927 में बहुत ज़्यादा जाना माना गया ये नावल। और इस नावल के जो 3 हिस्से उन्होंने बताए थे, इसमें उन्होंने एक विजनरी नावल का एक कॉन्सेप्ट दिया है, पेट्रार्च सोसाइटी का कॉन्सेप्ट दिया है, लेक ऑफ एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट है, डोमिनेटेड नेचर्स का भी कॉन्सेप्ट है। इसमें 20th सेंचुरी में ये बहुत माना गया नावल था। विद दिस एम्बिशियस नावल, एम्बिशियस जनाब ये उनका बहुत बुलंद नज़र नावल है जो वुल्फ का है। वुल्फ establishes herself as one of the leading writers of modernism। मॉडर्निज्म कौन थे? जो जिद्दत वाले राइटर थे, आज के दौर के मुताबिक जो राइटर थे, जदीदियत जिनमें पाई जाती थी, उनमें वर्जीनिया वुल्फ ने अपना नाम मनवा लिया जब इन्होंने ये वाला नावल लिखा। द नावल develops some innovative literary techniques to reveal women's experience। innovative क्या लगाते हैं, ये एक जदीद और इजादी लिटरेरी फनी अदब की तनकीद निकारी, तनकीदी शोबा यानी टेक्निक्स जो होती हैं, फ़नी तरतीब जो हैं वो इस्तेमाल की हैं इन्होंने, इनोवेटिव की हैं, जदीद किस्म के काम को अपने इस नावल में पेश किया है और जो ख़वातीन के तजर्बात को बताता है। एंड टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टू मेल डोमिनेटेड व्यूज़ ऑफ रियलिटी, और हमें पेश करते हैं अल्टरनेटिव, उसके मुतबादल मेल डोमिनेटेड जो मर्दों पर मबनी नज़रियात होते हैं हकीकत में वो दिखाते हैं। एक तरफ तो ये हमें मिसेस रमज़ी की स्टोरी बता रहे हैं, मिसेस रमज़ी की लाइफ बताते हैं, दूसरी तरफ मिस्टर रमज़ी की नेचर भी बताते हैं कि किस तरह की उनकी डोमिनेटिंग नेचर थी। ऑन द सरफेस अगर हम इसे बुनियादी तौर पर देखें, द नावल टेल्स द स्टोरी ऑफ द रामसेस फैमिली। रामसेस फैमिली की कहानी बताता है एंड द गेस्ट्स, और उनके घर में कुछ मेहमान आते हैं, हु केम टू स्टे विद देम एट देयर वेकेशंस होम, जो उनके घर में, उनके छुट्टियों वाले घर में आते हैं, जहाँ ये लोग अपने फार्म हाउस पे छुट्टियाँ गुजारने कहीं जाते हैं, उस घर में इनके गेस्ट भी आते हैं। ऑन द हब्राइड्स आइलैंड इन स्कॉटलैंड, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर भी हो सकता है कि कौन सा उनका हाउस था, हाउस का नाम क्या था। हब्राइड्स आइलैंड इन स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड में उनका घर था और एक जजीरे पे वाक़िया था। At its heart, however, the novel is a meditation on the time। अगर हम इसके डेप्थ में जाएं, इसके हार्ट, इसके मरकज़ में जाएं, हार्ट किसी भी चीज़ का मरकज़ होता है, अगर इसकी हम मरकज़ में जाएं, इसकी डेप्थ में जाएं, तो हमें क्या पता चलता है कि ये जो नावल है ना, वक़्त पर गौर व फिक्र करता है। वक्त की कहानी बताई गई है, वक्त इसमें पास होता है। एक चैप्टर का नाम भी है टाइम पासिस, एक इसके पार्ट का नाम है जिसके अंदर बेतहाशा चैप्टर्स हैं।
वक्त पर तदब्बर बताता है एंड हाउ ह्यूमंस रेकॉन विद इट्स रिलेंटलेस पैसेज। ह्यूमंस क्या करते हैं, किस तरह ह्यूमंस तसव्वुर करते हैं। रेक्टन होता है हिसाब लगाना या तसव्वुर करना, किस तरह इंसान हिसाब लगाते हैं अपनी रिलेंटलेस बेलगाम बेरहम शदीद और सख्त किस्म के पैसेजेस अपने रस्तों का। इंसान के रास्ते में किस किस्म की रुकावटें आती हैं, किस किस्म की परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। रेक्टन उसका तसव्वुर करते हैं, उसका हिसाब लगाते हैं, रेकॉन। The novel was written and published during one of the most dense and impressive period of development in English literary history. इंग्लिश की जब ये अदबी तारीख है उसमें फ़रोग पाया जा रहा था, तो ये नावल उस वक़्त पब्लिश्ड हुआ और उस वक़्त लिखा गया। और इसमें डेंस था, इसमें बहुत घना और बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव बयानिया मकसद था, बयानिया दौरानिया था इसका। जिस दौर में ये नावल लिखा गया उस वक़्त इंग्लिश अपनी डेवलपमेंट की तरफ जा रही थी। द मॉडर्निस्ट पीरियड गेव राइज टू मैनी ग्राउंड ब्रेकिंग। ये जो मॉडर्निस्ट थे, ये जदीद किस्म के जो दौर चल रहा था उस वक़्त में ग्राउंड ब्रेकिंग हो रहा था बाज़ाब्ता तौर पर या नई तमीर के लिए होने वाली तकरीब। ग्राउंड ब्रेकिंग एक बहुत बाज़ाब्ता तौर पर नया काम हो रहा था एंड इंड्यूरिंग और बर्दाश्त किया जा रहा था मास्टर वर्क्स को। आने वाले नए कामों को जगह दी जा रही थी। जिस वक्त ये नावल लिखा गया, जिस वक्त नावल पब्लिश्ड हुआ उस वक्त दौर चेंज हो रहा था। लोग 20th सेंचुरी में ज़माना जदीदियत की तरफ जा रहे थे। सच एस T.S. एलियट, जैसे T.S. एलियट की द वेस्ट लैंड है, उन्होंने वो भी लिखी थी। विलियम फॉकनर ने द सेकंड एंड द फ्यूरी ये लिखी थी। जेम्स जॉयस की ओलोसियस ये लिखी जा रही थी। ये उस दौर के काम थे जब डेवलपमेंट हो रही थी इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री की। दिस वॉज आल्सो अ पीरियड ऑफ रैपिड इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट। ये वो वक्त भी था, वो दौर भी था जब बहुत ज़्यादा दानिशवराना तौर पर तेज़ी से काम हो रहा था और उनको बहुत से अचीवमेंट्स हो रही थी, बहुत से उनके मकासद पूरे हो रहे थे। राइटर्स अपनी मर्ज़ी का काम लिख रहे थे। एंड वुल्फ एम्फसाइजेस, और वुल्फ ने जोर दिया। वुल्फ कौन है? वर्जीनिया वुल्फ जो हमारे राइटर हैं, उन्होंने इसरार किया, जोर दिया ऑन कॉन्शियसनेस, शऊर पर। एंड अ कैरेक्टर इनर लिव्स इन कांस्टेंट, और एक ऐसा किरदार जो हमारे अंदर ही पाया जाता है, कांस्टेंट मुकम्मल मुसलसल पाया जाता है विद द साइंटिफिक एंड साइकोलॉजिकल आइडियाज़, और जो हमें साइंसी और हमारे नफ्सियाती ख्यालात देता है। पोस्टेड एट टाइम, जिन्हें हम वक्त के मुताबिक शाया करते हैं। हमारे अंदर कुछ ऐसी ख्वाहिशात पाई जाती हैं जो वक्त के साथ उभरती हैं और वक्त के साथ वो ख्वाहिशात चेंज भी हो जाती हैं। लेकिन बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि ये इनका बेटा जो जेम्स होता है ख्वाहिश करता है टूटा लाइट हाउस जाने की, लेकिन उस वक़्त उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। कई सालों बाद जब उसकी ख्वाहिश पूरी होती है तो वो जिस वक़्त पोस्टेड होता है, जो शाया होती है, जब उसकी वो ख्वाहिश ज़ाहिर होती है तो उस वक़्त टाइम गुजर चुका होता है, उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है उसमें। ये इन्होंने कॉन्शियसनेस और इनर कैरेक्टर्स को दिखाया कि इंसान के अंदर कौन कौन सी सोच आती है। एज सिगमंड फ्रूड की जो थ्योरी है, एक्सप्लोर्ड थ्योरीज ऑफ कॉन्शियसनेस, उन्होंने जो बताई थी अपने नज़रिए शऊर के बारे में, हमारे ला शऊर के बारे में, हमारे इनर शऊर के बारे में, सब शऊर के बारे में। ये थ्योरीज थी उनकी, थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस एंड सब कॉन्शियसनेस। एक तो हम अपने शऊर में बैठ के बात करते हैं और एक हमारा ला शऊर होता है जो हम बता नहीं रहे होते लेकिन उसके बारे में बयान चल रहे होते हैं। सब कॉन्शियसनेस की बात होती है जो हमारे ख्याल में आ रही होती है। इवन कि हम बैठे यहाँ होते हैं, सोच किसी और बात का सोच रहे होते हैं। इस तरह से ये थ्योरी चलती है। वर्जीनिया वुल्फ रोट नावल, उन्होंने एक नावल लिखा डेट फोकसेस नॉट ऑन द इवेंट्स, जो सिर्फ वाक़ियात पर उनका कोई फोकस नहीं है। क्योंकि अगर नावल में देखें तो कोई प्लाट इतना नहीं है, कोई कहानी इतनी नहीं है, सिर्फ वो ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया में ही, लाशऊर में ही रहने वाले किरदार हैं। यही चल रहा है। इवेंट्स नहीं है ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड, बैरूनी दुनिया के, बट ऑन द रिचनेस एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ मेंटल इंटीरियरिटी।
मेंटल इंटीरियोरिटी, अंदरूनी और दिमागी किस्म की जंग चल रही है हर किरदार के अंदर। कोई भी किरदार बैरूनी दुनिया में अपना काम उतना परफॉर्म करे या ना करे, लेकिन उसके अंदर जो जंग चल रही है, जो दिमागी जंग चल रही है, जो पेचीदगियाँ हैं, उनसे ये रिचनेस है, भरा पड़ा है नावल। Thus to convey this sense of human consciousness, इंसानी शऊर की इस एहसास को पहुंचाने के लिए वुल्फ्स नरेटिव, वुल्फ्स बताती है, डिपार्ट्स फ्रॉम द ट्रेडिशनल प्लॉट ड्राइवन स्ट्रक्चर, पीछे हट जाती है। वो जो रिवायती किस्म के प्लॉट बन रहे थे उन प्लॉट से वो हट जाती है, क्योंकि जैसे अगर अरिस्टोटल को देखे तो उसने कहा था कि प्लॉट इज़ द सोल ऑफ द ट्रेजेडी, तो ये उसको तोड़ती है, उस रिवायत को। ट्रेडिशनल प्लॉट ड्राइवन जो बनावट थी, स्ट्रक्चर था, उससे ये डिपार्ट्स लेती है, अलहदा हो जाती है। एज इट इज़ ऑफन एक्सप्रेस्ड, बताया जाता है, बाय एन ऑब्जेक्टिव, एक बैरूनी तौर पर बताया जाता है, ऑब्जेक्टिव के तौर पर बताया जाता है। थर्ड पार्टी नरेटिव होती है, तीसरा बंदा बताता है इसको। इंस्टेड, इसके बजाय शी इनकॉर्पोरेट्स, वो क्या करती है, वो शामिल करती है हाईली इनोवेटिव लिटरेरी डिवाइसेस, बहुत ही ज़्यादा जदीद किस्म की अदबी तरकीब्स को, अदबी फ़नी तरतीब को वो यूज़ करती है। टू कैप्चर द थॉट प्रोसेस, के वो इंसानी सोच के मराहिल पर काबू पा सके। यूजिंग इन पार्टिकुलर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, वो यूज़ करती है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का एक लिटरेरी डिवाइस को यूज़ करती है, जिसमें हम बैठे यहाँ हुए हैं, हम बात कुछ और कर रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, और ये सोचें आपको बहुत ज़्यादा जॉन एशबरी की मेलोडिक ट्रेन में मिलती हैं। जब वो कलर देखता है, कलर से लड़की के नेल पॉलिश देखता है, नेल पॉलिश से कलर देखता है, कलर से कोट देखता है, कोट से उससे बाहर की वादियाँ दिखाई देती हैं। यानी ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ऐसे चलती है कि एक फ़िल्म चल रही है और वो फिल्म आपको मुख्तलिफ़ किस्म के मकामात पर लेकर जा रही है। इस तरह ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का इसने थॉट प्रोसेस यूज़ किया है अपने नावल में। एंड फ्री इंटरेक्ट डिस्कोर्स, और इसी गुफ्तगू तशनीद को उसने यूज़ भी किया है। इनडायरेक्ट, जो कि हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट बात हो कि अब हम बात किसी और की कर रही हैं और हम उसे सीधे तरीके से ना बताएं, बल्कि थोड़ा सा घुमा फिरा कर करें। गिवन, अब वो क्या बताते हैं, ये हमें इस नावल में देते हैं। गिवन दैट द नावल इज़ डिफाइंड बाय सब्जेक्टिविटी, अब ये भी एक नावल का पॉइंट है कि ये ऑब्जेक्टिविटी नहीं बताता, सब्जेक्टिविटी बताता है। सब्जेक्टिविटी हमें ज़्यादातर दाखिली कैफियत को बताते हैं, दाखिली जो हमारी अंदरूनी कैफियत होती है, क्योंकि एक्सटर्नल वर्ड से तो ये कटा हुआ है ना, एक्सटर्नल वर्ड तो नहीं बता रहा, ये हमें मेंटल इंटीरियोरिटी और हमारी सब्जेक्टिविटी को शो कर रहा है। ये हमारे शॉर्ट आंसर्स में भी आता है। इट फोकसेस ऑन द सब्जेक्टिविटी ऑफ रियलिटी, और ये हकीकत की दाखिली कैफियत पर पूरी तवज्जो मरकूज़ करवाते हैं। हमारी एक्सपीरियंस ऑफ टाइम, तजर्बात हों या वक़्त हो, ये सब पर तवज्जो दाखिली किस्म की होती है, इंसान की अपनी ज़ात के मुताबिक होती है। जो किरदार बात कर रहा है उसकी अपनी कॉन्शियस, सब कॉन्शियसनेस, इनर कॉन्शियसनेस, उनके बारे में सारे ये नावल में बात चलेगी। द नावल ऑल्सो रिप्रेजेंट्स, ये हमें पेश करता है द इंटरवीविंग ऑफ वेरियस प्रोस्पेक्टिव। इंटरवीविंग क्या है, बाहम मिलाकर जो चीज़ बुनते हैं, जैसे वीविंग होती है, कपड़ा बुना जाता है, तो ये बाहम मिलाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के मनाजिर को, नज़ारों को, पर्सपेक्टिव्स, मुख्तलिफ़ किस्म के मंज़र, उन सबको बाहम मिलाते हैं। एंड इंडिविजुअल ट्रेन्स, और फिर उसको बना देते हैं, एक ज़ाती किस्म की ट्रेन्स बना देते हैं। ये एक ट्रेन्स उसमें भी आता है, जैसे वो ट्रेन्स ऑफ थॉट है, गाड़ी चल रही है ना, ये हमारे तजर्बात की, हमारे सोच की गाड़ी चल रही है, तो वो एक इंडिविजुअल गाड़ी बन जाती है, जिसमें एक इंडिविजुअल बंदा ही अपनी सोच लेकर चल रहा है। मुख्तलिफ़ किस्म के मनाजिर को एक शख्स की दाखिली कैफियत पर मरकूज़ कर दिया जाता है। दैट स्ट्रंग टुगेदर, जो कि स्ट्रंग है, उनके असाबी डोर इकट्ठी बंधी हुई है। कॉन्स्टिट्यूट है, तश्कील दिया जाता है। आ कोहेसिव होल, और उसे एक मरबूत किस्म का मुकम्मल कर दिया जाता है, हम आहंग किस्म का होल दे दिया जाता है। इसी नावल में हम
इसकी नेक्स्ट प्लॉट और समरी करेंगे ताकि हमें इसका बाकी आइडिया हो जाए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।